बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, बेटे, आज की जो हमारी क्लास है ये डेफिनेटली आपको बॉडी पैराग्राफ ऐसा सिखाएगी कि पूरी जिंदगी में आप बॉडी पैराग्राफ नहीं बोलोगे। ये मैं दावे से कह रहा हूँ और गारंटी दे रहा हूँ आपको कि क्लास के बाद कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कहीं कहेगा कि नहीं सर समझ नहीं आई या मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ था। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बॉडी पैराग्राफ सीख रहे हैं, ठीक है, और आपकी कंफ्यूजन है बॉडी पैराग्राफ को लेके, तो बेटा कोई मसला नहीं है, आज वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स नजर आ रहे होंगे। हाँ जी, नजर आ रहे हैं बच्चों? जी सर। यस सर, आ रहा है। पढ़े जरा क्या वर्ड्स बन रहे हैं ये। सैंग्विन, अब्सकॉन्ड, बिगॉयलमेंट, डिमोर, ऑप्रोब्रियम और रिडोलेंट। कोई डिफिकल्ट वर्ड्स है कोई क्या ये? यस सर। कोई मीनिंग इनका कोई बता सकता है जी? सर डिफिकल्ट है, पहली बार देख रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है जी। अब हमारी जो एसए की नेक्स्ट हमारी कोई भी क्लास होगी, तो हम हर एसए की क्लास में को 5 to 6 डिफिकल्ट वर्ड्स सीखेंगे जी। ठीक है। और उनको हम सीखेंगे एक स्टोरी के तहत, क्योंकि हम स्टोरीज नहीं बोलते जी, बाकी चीजें बोल जाते हैं लेकिन स्टोरीज नहीं बोलते। यस सर। अच्छा, मुझे पहले ये बता दें कि हमारे साथ कोई ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं हमारे साथ। सुनो। यस। Yes, yes, sir. Exactly. यस, गुलाम है और Yes, कौन है जी? sir. ओके। अच्छा बेटे, अ, अब जरा अपने माइक बंद कर दें और गौर से सुनिएगा। ये आपके पास 6 वर्ड्स हैं, ठीक है। और मैं इस तरह से आपको ये करवाने वाला हूं कि दोबारा आप इन वर्ड्स को भूलोगे नहीं इंशाल्लाह। देखो, एक ना किंगडम था, और उस किंगडम में अ, एक शेफ था, शेफ। डेफिनेटली शेफ था तो उसका एक बादशाह भी होगा, ठीक है। और बादशाह जो था ना, वो उसको सैंगविन बोलते थे। बादशाह को क्या बोलते थे जी? मेरे साथ साथ बोल रहे हैं ताकि मुझे लगे कि यार आप लोगों को समझ आ रही है। बादशाह को बोलते थे सैंगविन। सैंगविन पता किस? सैंडविच। हाँ जी। Sanguine. हाँ जी, सैंगविन पता किसको बोलते हैं? सैंगविन, बात सुनिए गौर से मेरी, ठीक है। अच्छा, सैंगविन बेटा बोलते हैं एक ऐसे पर्सन को जो होपफुल हो, ठीक है, जो ऑप्टिमिस्टिक हो, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो होपफुल है, जो ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। सैंगविन की समझ आ गई कि अगर आप किसी को कहते हैं कि यार ही वॉज अ सैंगविन, सैंगविन का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। सैंगविन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है जी? नाउन। नाउन। ठीक है, तो हम सैंगविन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल। तो हम जब किसी को कहते हैं कि यार ही वॉज अ सैंगविन, यानी कि वो एक सैंगविन है, तो इसका मतलब ये है कि यार वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो होपफुल है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या बच्चे, उस किंगडम में ना वो जो शेफ था, वो क्या करता है, वो बादशाह का जो जेवरात थे या बादशाह के पास जो खजाना था, वो पकड़ता है और लेके भाग जाता है। तो जब आप चोरी करके भागते हैं सीक्रेटली, ठीक है, ओके, तो रन अवे सीक्रेटली, तो बेटा उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिट। ये जो आपके सामने दूसरा वर्ड लिखा हुआ है क्या है? एब्सकॉन्डिट, ठीक है। इश्तिहारी। या कह सकते हैं भाई, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो जब आपने कोई क्राइम किया होता है, फिर आपको डर होता है कि यार डेफिनेटली अब मुझे इसकी सजा मिलेगी, तो रन अवे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं भाई कि एब्सकॉन्डिट, कि ही हैड एब्सकॉन्डिट, ठीक है, विद मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके, द न्यूज शॉक्ड एवरीवन। ओके, दूसरे वर्ड्स की समझ आ गई बच्चे? 2 वर्ड्स क्लियर हो गए? यस सर। अच्छा, अब जब इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है
कि वहां पे ना कोई एक अ, बादशाह की दुश्मन थी, कोई जादूगरनी। ठीक है। तो उसने क्या किया था कि उस शेफ को एक चार्मिंग वे में फ्रेब दिया था। चार्मिंग वे में क्या किया था, फ्रेब दिया था। तो जब आप किसी को चार्मिंग वे में धोखा देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिगॉयलमेंट। उसको क्या बोलते हैं जी, बिगॉयलमेंट। और बिगॉयलमेंट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है बेटा नाउन। बिगॉयलमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। नाउन। यस। तो देखो तीन वर्ड्स हो गए, पहला सैंग्विन, दूसरा एब्सकॉन्ट, एब्सकॉन्ड वर्ब है, और तीसरा है बिगॉयलमेंट। बिगॉयलमेंट का मतलब है डिसेप्शन, किसी को धोखा देना, लेकिन इन अ चार्मिंग वे, अट्रैक्टिव वे में। जैसा कि उस जादूगरनी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ का बादशाह बना दूंगी जादू से, अगर तुम मेरे लिए ये कर दोगे तो ये क्या है कि किसी को लालच देके उससे कोई गलत काम करवाना, और असल में उसी का नुकसान हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं डिसेप्शन इन अ चार्मिंग वे। ठीक है। अच्छा। क्या डिलीजन बोल सकते हैं इसे? या टू सम एक्सटेंट। अच्छा जी। फिर इसी तरह से बादशाह कुछ लोग अपने उनके पीछे लगा देता है और कहते हैं जाओ जाके उसको पकड़ के लाओ शेफ। अब वो जो लोग उन्होंने बादशाह ने उनके पीछे लगाए होते हैं ना बेटे, वो क्या होता है कि वो एक गांव में जाते हैं, उनको पता चलता है इस गांव में वो जो शेफ है वो छुपा हुआ है। तो उसका जो हेड होता है ना, हेड, जो जो लोग, बादशाह ने जो आर्मी भेजी होती है, तो आर्मी का जो हेड होता है वो कहता है इस गांव को जला दो। तो उसमें से एक पर्सन, यानी कि एक आदमी जो कि काफी समझदार होता है, वो कहता है नहीं। तो कहता है आई डिमोर। डिमोर बेसिकली एक वर्ब है, और इसका मतलब पता क्या होता है, किसी से पोलाइटली इख्तलाफ रखना, ऑब्जेक्शन, हेजिटेट होना। ठीक है। उसने कहा नहीं जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। तो डिमोर का मतलब क्या है जी, रेज ऑब्जेक्शन या किसी से इख्तलाफ करना, बट एक पोलाइट वे। ठीक है। अच्छा। फिर इसके बाद बेटा वो जो पर्सन होता है ना, यानी कि जिसने ऑर्डर दिया होता है कि सारे गांव को जला दो, वो जो जो पर्सन उससे इख्तलाफ करते हैं, डिमोर करते हैं, वो साइड पे हो जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली वो हेड था, तो उसने आग लगाने को कहा, तो उसने पूरे के पूरे गांव को आग लगा दी। अब इस इंसिडेंट के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर एक हार्श और पब्लिक क्रिटिसिज्म होता है। डिस्ग्रेस नहीं वर्ड यूज करते आप। तो जब किसी के ऊपर एक हार्श, बहुत सख्त किस्म का हार्श और पब्लिक क्रिटिसिज्म हो, उसको हम बोलते हैं अप्रोब्रियम। उसको हम क्या बोलते हैं जी, अप्रोब्रियम। अप्रोब्रियम क्या है, एक नाउन है अप्रोब्रियम। ठीक है। ये पांच वर्ड समझ आए? यस सर। जी सर। ओके। छठा वर्ड सर आपने डिमोर का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? इसका, डिमोर। डिमोर का क्या नहीं है? जी जी सर। अगर मैं कहता हूं आई डिमोर, इसका मतलब है मैं इख्तलाफ करता हूं, मैं ऑब्जेक्शन रेज करता हूं। ठीक है। जी अब सर। एक वर्ड है जो कि आपने खुद करना है, और वो है रीडोलेंट। ठीक है। तो कल आपने मुझे बताना है क्लास में आके कि डेफिनेटली कि आपको ये समझ आया रीडोलेंट की या नहीं समझ आया। ठीक है। ओके जी, आगे बढ़े। क्या ख्याल है यहां तक, ये वर्ड समझ आ गए नहीं सबको? यस सर। यस यस सर। सर। क्लियर? कोई वर्ड समझ नहीं आया तो पूछ लो। ओके। सर रिपीट करें एक दफा फिर। क्या रिपीट कर दूं भाई? सैंग्विन का मतलब है होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, ये नाउन है। एब्सकॉन का मतलब है पनिशमेंट के डर से भागना, कोई क्राइम करके। बिगॉयलमेंट का मतलब है डिसेप्शन इन अ चार्मिंग वे। डिमोर का मतलब है रेज ऑब्जेक्शन या इख्तलाफ करना एक लाइट वे में। ऑप्रोब्रियम का मतलब है हार्श क्रिटिसिज्म, और रीडोलेंट का होमवर्क के तौर पे दिया। अच्छा जी। अ, आगे बढ़े जी, क्लास की तरफ मूव करें। जी यस सर। सर। ओके। क्लास की तरफ मूव करने से पहले जी मैं शुरू में ही बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है जी, व्हाट्सएप नंबर। तो आप अब इस क्लास के बाद अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन इस क्लास के बाद आपको
अर्ली बर्ड डिस्काउंट नहीं मिलेगा जी। और ये फाइनल है। अच्छा जी, अब जरा बात करने दें मुझे। देखिएगा जी बेटे, देखिए आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम बॉडी पैराग्राफ सीखने जा रहे हैं। और बॉडी पैराग्राफ को हम सिर्फ सीखेंगे ही नहीं, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो क्विकली मैं एक चीज यहां पे आपको बता दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे जी। बॉडी पैराग्राफ जो आपको सिखाया जाएगा वो ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम बॉडी पैराग्राफ सिखाए जा रहे हैं, नहीं भाई। ऐसे का हिस्सा है बेटा बॉडी पैराग्राफ। ये देखो, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है ऐसे का आपके सामने। इंट्रोडक्शन, क्रंच पैराग्राफ, कंक्लूजन, और ये रहा जी आपका बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ का एक नाम और है, और वो क्या है? वेरिएबल पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ का एक नाम और है, और वो क्या है जी? वेरिएबल पैराग्राफ। क्योंकि देखो ना, जो आप कॉजेस लिखते हैं वो भी बॉडी पैराग्राफ में आता है, इंपैक्ट्स लिखते हैं वो भी बॉडी पैराग्राफ में आता है, सॉल्यूशंस लिखते हैं वो भी बॉडी पैराग्राफ में आता है। देखो, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ एक है, सिंपल, कि एक दफा आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखा। इसी तरह क्रंच पैराग्राफ भी एक ही लिखा जाता है, कंक्लूजन का पैराग्राफ भी एक ही लिखा जाता है। बट बेटे, जब बॉडी पैराग्राफ की बात आनी है ना, तो अगर आपने पीएमएस का ऐसे लिखना है तो कम से कम भी आपको 10 से 12 आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे इस शॉर्ट से टाइम में। यानी कि आपको 10 से 12 बॉडी पैराग्राफ लिखने ही लिखने हैं। और अगर आपने सीएसएस का ऐसे लिखना है तो फिर मेरे बच्चे मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20। तो फिर बॉडी पैराग्राफ, इसीलिए बॉडी पैराग्राफ को पता क्या बोला जाता है? मिनी ऐसे। अगर आपने किसी भी बच्चे की राइटिंग को जज करना हो या चेक करना हो कि आया कि यार ये बच्चा कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, पंजाबी च कहते हो लिखना हो कि किन्ने की पानी चला, तो उसे कहते हैं यार एक बॉडी पैराग्राफ लिख के दे दो। ठीक है, हमारे पास कोई भी बच्चा आता है ना, वो डायरेक्टली हमें कहता है कि मैडम से रब्ता करता है कि सर से इवेलुएट करवानी है, इवेलुएशन करवानी है। तो हम कहते हैं भाई पहले एक बॉडी पैराग्राफ लिख के चेक करवाओ, ये ना हो कि आप अपने भी पैसे वेस्ट करो और हमारा भी टाइम वेस्ट करो। ठीक है, तो अगर मुझे लगता है कि यार हाँ इसने बॉडी पैराग्राफ ठीक लिख लिया है और ये ऐसे भी ठीक लिख लेगा, तो फिर हम उस बच्चे को पकड़ते हैं, अदरवाइज हम बच्चे को नहीं लेते जी। ठीक है, अच्छा, आज हम जो सीखने जा रहे हैं बेटा वो यही वाला सीखने जा रहे हैं, बॉडी पैराग्राफ ही सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा, क्योंकि मेरी कोई भी क्लास जो होती है वो थोड़ी सी, अच्छा, कायनात, कायनात माइक बंद करो। अच्छा, हमारी जो भी क्लास होती है जी वो इसी तरह से अट्रैक्टिव होती है और आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको इंटरेक्टिव वे में लेके चले, यानी कि आप मेरे साथ इंटरेक्शन करके चीजों को सीखें, ताकि आप मैक्सिमम आपके माइंड में जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो। और जितनी आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर होंगी बेटा, उतना ही अच्छा आप राइटिंग में भी और रीडिंग में भी परफॉर्म करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पे और बता दूंगी, अगर किसी बच्चे की ग्रामर नहीं डिवेल्प, क्योंकि सबको अपना अपना पता होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे की, जो न्यू बच्चे हैं, अगर आप में से किसी बच्चे की ग्रामर नहीं डिवेल्प, तो फिर मेरे बच्चे आप ऐसे का अगर आपने पीएमएस देना है अभी, तो फिर आप हमारी डबल क्लास ज्वाइन करें, जिसमें हम आपकी डेली ऐसे की भी क्लास होगी और ग्रामर की भी क्लास होगी। ठीक है, और अगर आपने सीएसएस के लिए जा रहे हैं तो फिर आप 4 मंथ्स वाला सेशन ज्वाइन करें, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर से एंड वहीं से लेके चलेंगे चीजों को। ओके, और अगर किसी ने, कोई न्यू बच्चा है, कोई आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो कर लो यार जल्दी से, फिर बाद में ना कहिएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस 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 प्लीज। सर मेरा ये सवाल है कि मैंने अभी जो सेशन है आपका वो ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि अब मेरा किस सेशन में ज्वाइन हुआ है, ग्रामर में हुआ है या ऐसे में हुआ है। 9:15 को क्लास स्टार्ट होती है, और जो पहले कल का क्लास था आई थिंक इट वाज अबाउट द ग्रामर एंड कंपोजिशन, और आज का क्लास ऐसे पे, तो प्लीज इसको नहीं थोड़ा नहीं नहीं क्लेरिफाई नहीं कर नहीं दें, नहीं मुझे नहीं थोड़ी नहीं कंफ्यूजन है। नहीं 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 नहीं, चाहे कोई ग्रामर वाला बच्चा है, ठीक है, बॉडी पैराग्राफ सबको सिखाया जाता है स्टार्ट में। उसकी रीजन ही ये होती है ताकि आप डेली बॉडी पैराग्राफ लिख के इवेल्युएट करवाएं क्लास में, इसलिए सिखाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि यार बॉडी पैराग्राफ ऐसे में सबसे ज्यादा टाइम लिखा जाना है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा टाइम इसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। आप यकीन करें,
मैं आपको कसम देके एक बात बता सकता हूँ, दावे से ये बात कर सकता हूँ कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ करवाऊं ना, तो वो 30 एसेस के ऊपर एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। एक कंक्लूजन का पैराग्राफ करवाऊं तो ट्रस्ट मी उसमें कोई चेंजेस नहीं है, फिक्स चीजें हैं। लेकिन ट्रस्ट मी बेटे, बॉडी पैराग्राफ के लिए मेरे पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं। बॉडी पैराग्राफ के लिए ओके मेरे सर। पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए इसमें हमारी ये कोशिश होती है कि मैक्सिमम आपको स्टार्ट से बॉडी पैराग्राफ सिखाया जाए, ठीक है, और ओके वो आप सर, एक मैक्सिमम दूसरा प्रैक्टिस कर सवाल। सकते। हाँ जी, यस यस, जल्दी से शाबाश। सॉरी सर, हाउ कैन आई ज्वाइन द बोथ क्लासेस और टाइमिंग क्या है इनकी? बेटा यही टाइमिंग है 9:15 से, और फिर उसके बाद 10:15 ऑनवर्ड्स, यानी कि आपकी क्लास चलेगी। ओके सर। आपने पीएमएस देना है अभी? नो सर, सीएसएस मैं सिंध से हूँ बेसिकली, तो पीएमएस भी शायद दूँ, सीसी होती है हमारे पास, और मेन टारगेट इज सीएसएस। ओके, मेन टारगेट सीएस है, तो फिर 4 मंथ्स वाला रखें, फिर डेली एक क्लास लें, कोई मसला नहीं है, आगे जाके भी ऐसे आएगा आपका, डोंट वरी। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। अगर किसी ने पीएमएस देना है तो उसके लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ पंजाब का पीएमएस, अगर आप में से किसी ने देना है तो उसके लिए रेकमेंड किया जा रहा है कि आप डबल क्लास लें, ठीक है, अगर आपकी ग्रामर नहीं डेवलप है। अगर आप सीएसएस जा रहे हैं तो 4 मंथ्स वाला स्कूल से ज्वाइन करें, उसमें सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि जो हमारा 4 मंथ्स वाला सेशन है ना, उसमें हम रूट वर्ड्स भी करते हैं, जिस तरह यहाँ पे, क्योंकि ऐसे वाले बच्चे जो हैं वो मैं समझता हूँ थोड़ा चीजें सीख के आए होते हैं, तो इसलिए इनको रूट वर्ड्स नहीं करवाए जाते, इनको एडवांस जो वर्ब्स हैं वो करवाए जाते हैं जी। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं जी बॉडी पैराग्राफ। बेटा एक बात साथ साथ चलना है जी, और जिस चीज की नहीं समझ आएगी वहीं पे रोक दीजिएगा और कहिएगा सर नहीं समझ आई। अगर आपने कहीं से भी बॉडी पैराग्राफ नहीं भी कभी पढ़ा, नहीं कहीं सीखा, तो फिर भी ये आपको एक 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 चीज की समझ आएगी कि ये हमने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह से करते हैं, सब कुछ इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। लेकिन उसके लिए आपने खुद हेजिटेट नहीं होना, डायरेक्टली क्वेश्चन करना है जहां से नहीं समझ आएगा। ओके, शुरू करते हैं बेटे। देखिए जी, बॉडी पैराग्राफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। रिसेंटली कश्यप हमारे साथ बैठी हुई जी, कश्यप, कश्यप बैठी है हमारे साथ। कश्यप, आर यू देयर? रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि सर लिखते हुए ना, जब मैं लिखती हूं तो ओके, अच्छा प्लीज, क्वेश्चन ये आया था कि जब हम लिखते हैं तो लिखते हुए सीन ये होता है कि हम अपने टॉपिक से डेविएट हो जाते हैं, यानी कि जो यूनिटी रिक्वायर्ड होती है वो हम अपहोल्ड नहीं रख पाते। तो बेटा स्ट्रक्चर के साथ अगर आप अपना बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं तो कभी भी आपके बॉडी पैराग्राफ में से कोहेरेंस और यूनिटी कभी भी खत्म नहीं होती, यानी कि कभी भी वो आप अपने टॉपिक से डेविएट नहीं करते। ये तमाम चीजें आप खुद आज रियलाइज कर लेंगे। देखिए जी, बॉडी पैराग्राफ का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, और वो बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या है? टॉपिक सेंटेंस, रीजन, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल और कंक्लूजन, ठीक है। अब हम ये वन बाय वन करके सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दम से आपके सामने पैराग्राफ शो करवाऊंगा और कहूंगा ये लो जी, वन बाय वन करके सीखेंगे। अच्छा, एक चीज और, बॉडी पैराग्राफ में कुछ फीचर्स होने चाहिए आप, जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई यूनिटी, यूनिटी का मतलब है कि जिस जिस टॉपिक के रिलेटेड आप बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपके तमाम आर्ग्यूमेंट्स उसी को क्वालिफाई करने चाहिए। पहली बात, अगर आपके तमाम आर्ग्यूमेंट्स उसको क्वालिफाई नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप डेविएट हो गए हैं, और वो जो पैराग्राफ लिखा है वो अब पैराग्राफ नहीं रहा, वो एक रैंडम राइटिंग बन गई। दूसरी बात बेटा, कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस क्या है? कि जो आइडियाज आप अपने बॉडी पैराग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हैं उनमें फ्लो हो। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से अलग अलग आइसोलेटेड नजर आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, और चौथे नंबर पे जो आप सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, जो आप वहां पे एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रिसर्च बेस्ड हो, ठीक है। ये चार चीजें, ये फीचर्स हैं, ये आपको एक, अगर आप ये समझेंगे ना कि आज की क्लास से आपको ये सब कुछ आ जाएगा, नहीं बेटा, ये आप आगे जाके आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इवेलुएट करवाएंगे, आपकी गलतियां आएंगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि स्किल है ना, एकदम से नहीं आ जाएगी, तो प्रैक्टिकल होके सोचेंगे। ओके,
ज्यादातर बच्चों का मसला है कि वो बिगॉयलमेंट में रहते हैं, यानी कि अपने आप को ही ना अपनी पर्सनैलिटी को ही वो एक चार्मिंग डिसेप्शन में रखते हैं। ठीक है। अच्छा बिलाल क्लास लो, पहले एंड पे जाके बता दूंगा ना, क्लास लो पहले। अच्छा अब बेटा जब आपका बॉडी पैराग्राफ आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है और उसमें ये तमाम फीचर्स भी होते हैं, तो फिर पढ़ने वाले को मजा आता है, क्योंकि उसमें क्लैरिटी होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ होता है, इफेक्टिव होता है, तो समझ भी आ रही होती है कि यार ये बात करना चाह रहा। अच्छा अब जरा आपके सामने ना एक छोटी सी राइटिंग लिखी हुई है, ये फर्स्ट वाली, दिस वन जी, नजर आ रही है सबको? ये वाली बच्चों, इसको क्विकली पढ़ें, क्विकली। इसमें क्या बताया हुआ है? बेनिफिट्स, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स बताए हुए हैं। ठीक है, अभी ये पैराग्राफ नहीं है, अभी जस्ट इसको आपने रीड करना है, और इसको क्विकली आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये एक कंप्लीट इफेक्टिव पैराग्राफ लिखा हुआ है। लेकिन इसके नीचे जब आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, दिस वन, ये सेम वही है, ये सेम एक्सरसाइज के बेनिफिट्स ही लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें ना कोहेरेंस है और ना यूनिटी है। ये वाले में, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ऊपर वाले में कोहेरेंस भी है और यूनिटी भी है। ठीक है, तो इसलिए ये मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि भाई इनके फीचर्स, बॉडी पैराग्राफ के जो फीचर्स हैं वो उसमें होने चाहिए। अभी आप इसको ना भी पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है, अभी आप एक दफा सीख लें, फिर दोबारा आपके सामने यही शो करवाऊंगा। ओके, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। आ जाओ जी, सबसे पहले जी बॉडी पैराग्राफ का एक टॉपिक होना चाहिए। सबने मेरे साथ ना, सबने आंसर करना है ताकि मुझे पता चले कि यार सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर। अच्छा जी देखो बच्चों, टॉपिक, हमारे पास एक टॉपिक है जो कि है रीडिंग बुक्स। नजर आ रहा है सबको? टॉपिक क्या है? रीडिंग बुक्स। अब बेटा आपने पहला काम क्या करना है? पहला काम, जब भी आपको टॉपिक मिल गया और कहा गया कि भाई इसके बारे में बॉडी पैराग्राफ बनाओ, तो पहला काम ये होना चाहिए कि भाई टॉपिक सेंटेंस लिखो। अब आप कहेंगे सर टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? तो बच्चे टॉपिक सेंटेंस में दो चीजें होती हैं। टॉपिक सेंटेंस, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपका टॉपिक, उसको आप मेंशन करते हैं। सादा लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्लस उस टॉपिक के बारे में एक क्लेम करते हैं। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस में हम दो काम करते हैं जी, दोबारा से बता रहा हूं, टॉपिक सेंटेंस में हम क्या काम करते हैं जी? दो काम करते हैं। पहला काम हम ये करते हैं कि हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और दूसरा उसी टॉपिक के हवाले से एक क्लेम करते हैं। ओके, तो अब देखो जरा, यही इसी टॉपिक का टॉपिक सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा आ रहा है। लुक एट दिस जी। हाँ जी देखो क्विकली, यस पढ़ो जरा क्या लिखा आ रहा है। ये देखो, टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया आपका, रीडिंग बुक्स इंट्रोड्यूस हुआ ना टॉपिक आपका। इसी तरह से, इज अ ग्रेट वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, कि बच्चों के लिए किताबें पढ़ना, ठीक है, नई चीजें सीखने के का एक बहुत अच्छा जरिया है। यही बात की ना मैंने यहाँ पे। क्यों बेटा? कोई अपना माइक ऑन करे यार, जी सर। जरा जरा माइक ये बंद सर कर। ये एक लाइन में करना है सिर्फ। हाँ जी, एक टॉपिक सेंटेंस बेटा, एक ही सेंटेंस होता है, ये बात और याद रखो, टॉपिक सेंटेंस दो सेंटेंस नहीं होते, एक ही सेंटेंस होता है। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस एक ही सेंटेंस होता है। अभी मैंने आपको वर्ड लिमिट क्यों नहीं बताई? मैंने आपको वर्ड लिमिट इसलिए नहीं बताई ताकि पहले बेसिक्स तो सीख लो यार। जब एक दफा आप अपने टॉपिक, अपने बॉडी पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है उसको अपहोल्ड रखना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वर्ड्स को इनहेंस करना ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। वो स्किल का हिस्सा है। जब आपकी बेसिक्स अच्छी हो जाएंगे तो वर्ड्स को इनहेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो जी, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा दिया और उसके हवाले से एक क्लेम कर दिया, और ये हमारा क्लेम है। अब कौन मुझे बताएगा कि हमने क्लेम क्या किया अपने टॉपिक के हवाले से? शाबाश। हाँ जी। सर हमने क्लेम ये किया है कि बच्चों के लिए जो है वो रीडिंग बहुत ज़रूरी है, नई चीज़ें
सीखने के लिए, हाँ जी, सिंपल सी बात है नई जी। नई चीज सीखने के लिए। यस, सादा सी बात है जी कि किताबें पढ़ना एक अच्छा वे है, ठीक है, बच्चों के लिए न्यू थिंग्स को सीखने के लिए। सिंपल सा ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल सा एक क्लेम है बेटा अपने टॉपिक के हवाले से। ठीक है, जब हमने टॉपिक सेंटेंस लिख दिया तो उसके बाद यस यस, लर्न न्यू थिंग्स, वेरी गुड जी। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है भाई, दूसरे नंबर पे आप प्रोवाइड करेंगे रीजन। दूसरे नंबर पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे जी, हम रीजन प्रोवाइड करेंगे। यस, कि जो आपने टॉपिक सेंटेंस में क्लेम किया है, भाई क्यों किया है, वाई 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 वाई। अब जरा सोचो अपने दिमाग से, जल्दी से, शाबाश। अब अपने दिमाग से सोचो कि आखिर क्यों कि ये क्लेम किया गया, जल्दी से, शाबाश। जी जी, सभी बच्चे, कि किस तरह से जो रीडिंग बुक्स इज अ ग्रेट वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, कि मैंने जो क्लेम किया है कि यार किताबें पढ़ने से बच्चों की नई चीजें सीखते हैं। मेंटल कैपेबिलिटी। अच्छा, एक बच्चे ने कहा जी मेंटल एबिलिटी, और जी कोई, सर और कोई और सर कॉन्सेप्ट दूसरी चीज ये है कि एनहांस बुक्स में होती जो है। है, हाँ 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 हाँ, मैं सुन रहा हूँ, जल्दी से, यस, और शाबाश। सर दूसरी चीज ये है कि बुक्स में एक तो इंफॉर्मेशन नॉलेज होती है और हाँ, एक्सपीरियंसेस होते हैं उस राइटर के, जो उससे हम बच्चे हों या कोई भी हो, रीडिंग के थ्रू वो एक्सपोजर होता है उनके ऊपर, वेरी उससे गुड, सीखते हैं। वेरी गुड जी। और कोई बच्चा जी, शाबाश। और कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे, कि बच्चे देखे ना बुक्स पढ़ने से बच्चे कैसे नई चीजें सीखते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो रीजन, मेन रीजन ये है कि जब बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, डेफिनेटली उनकी इमेजिनेशन जो होती है वो इंप्रूव होती है कि नहीं होती। क्या जल्दी से बताएं मुझे। बिल्कुल सर होती है। होती है ना, उनकी इमेजिनेशन इंप्रूव होती है। ये देखें जी, लो पे, न्यू स्किल्स सीखते हैं सर। यस यस यस, ये देखिए जरा। सर इस पे एक साइंटिफिक रिसर्च भी है कि जब वो कोई बच्चे बुक्स अच्छा, वगैरह पढ़ते हैं तो उनकी जो थिंकिंग होती है फरूक, ना फरूक उसमें। आगे आगे जाके साइंटिफिक रिसर्च देंगे, अभी वेट कर लो, अभी वेट कर लो, ओके अभी सर। रीजन दो। अच्छा, रीजन हमने क्या दिया जी, देखो कि दिस इज बिकॉज बुक्स गिव चिल्ड्रन नॉलेज। बच्चे नई चीजें कैसे सीखते हैं, क्योंकि वो नॉलेज गेन करते हैं, बुक्स के थ्रू वो नॉलेज गेन करते हैं, और जिससे उनकी इमेजिनेशन इंप्रूव हो जाती है। ये आप जो आपने बातें की, ये सारी बातें जस्ट मैंने क्या कर दिया, मैंने उनको वर्ड्स दे दिए। ये सारी बातें वही हैं, ट्रस्ट मी, आर्ग्यूमेंट सभी वही हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। यानी कि आप का इस सेम इसी बात को इस तरह से पकड़ लेंगे, और मैंने इस बात को इस तरह से पकड़ लिया, इसी चीज का एक्सप्रेशन बोलते हैं। और सबका एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, कभी भी सेम कोई भी सेंटेंस नहीं होता। एफपीएससी जब कहती है ना कि भाई एक्सप्रेशन तो यही होता है, अब कोई किस तरह से लिखता है, कोई, देखिए ना, मैंने तो इसको इसको लेके चला हूं। कोई बच्चा क्या करता है, वो इसमें मजीद फ्रेजेस को ऐड कर देता है। कोई बच्चा क्या करता है, मजीद इसमें डिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड कर देता है। ठीक है, तो बेटा यही एक्सप्रेशन है। और जब आप एक करेक्ट वे में, लाइक आप ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक अपना सेंटेंस बनाते हो, उसमें जो करेक्ट यूज करते हो फ्रेजेस और क्लॉजेस का, तो उसको सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बातें हम आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस में हमने क्लेम ये किया था कि भाई किताबें पढ़ने से बच्चे नई चीजें सीखते हैं और ये एक बहुत अच्छा जरिया है। अब क्यों ऐसा, क्या हमने रीजन में ये बताया कि जो हमने क्लेम ये किया था कि भाई बच्चे न्यू थिंग्स सीखते हैं किताबें पढ़ने से, तो हमने कहा देखो बुक्स जो है ना वो बच्चों को नॉलेज देती हैं और उनकी इमेजिनेशन को इंप्रूव कर देती हैं। करती है कि नहीं करती भाई, ये बताओ। बिल्कुल सर करती है। अच्छा, अब करती हैं जरा, सर। अब जरा इसी इसी से भागे। अब आपको मैंने दो चीजें सिखा दी है बॉडी पैराग्राफ की, एक टॉपिक सेंटेंस और एक रीजन। ठीक है, अभी मजीद जब हम मजीद बॉडी पैराग्राफ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये और आपका जो एक्सपोजर लेवल है वो इनहेंस होगा। ठीक है, अभी परेशान नहीं होना क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे भाई, तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे सर नंबर, हाँ जी, सर यस। ये टॉपिक सेंटेंस आपकी आवाज ही नहीं आ रही भाई, फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या चीज है, तीसरे नंबर पे क्या है बेटा, स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स।
अब ऐसा नहीं है कि स्पोर्टिंग आर्गुमेंट्स में कोई नई चीज मैं लेके आऊंगा, नहीं बेटा। हमने कहा ना कि बॉडी पैराग्राफ में एक यूनिटी होती है, यानी कि जो मेन, जो टॉपिक आपने इंट्रोड्यूस करवाया और उसके हवाले से आपने एक क्लेम किया, हमारा जितने भी आइडियाज होंगे वो सारे के सारे उसके गिर्द घूमेंगे, उसी का तवाफ करेंगे जी। जिस तरह रीजन भी उसी का तवाफ कर रहा है ना, हम कह रहे हैं कि बुक्स गिव चिल्ड्रन नॉलेज एंड इंप्रूव देयर इमेजिनेशन। तो स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या करेगा? स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली आपके रीजन की एक्सप्लेनेशन है। अपने पास उर्दू में लिख के रख लो यार, स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट क्या है? आपके रीजन की एक्सप्लेनेशन। जब आप अपने रीजन को एक्सप्लेन करेंगे, हमने रीजन में क्या बात की है, शाबाश, रिकॉल करेगा कोई बच्चा जी? हमने रीजन में क्या बात की है? रीजन में हमने यही बात की है ना कि भाई बुक्स कि जो बुक्स है, जो है वो चिल्ड्रन का नॉलेज दे रही है, उनका हाँ जी, इमेजिनेशन इंप्रूव और करती इनकी है। इमेजिनेशन को इंप्रूव करिए। अच्छा, अब कैसे इंप्रूव करिए? देखिए, जब बच्चा स्टोरीज पढ़ता है, ठीक है, हमने कोई यहाँ पे ये नहीं कहा कि यार सर्टन बुक्स ही पढ़नी है, हम कोई भी बुक जी। जब बच्चा स्टोरीज पढ़ता है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, जब वो स्टोरीज पढ़ता है, अच्छा एक सेकंड जी, मुझे एक कॉल आ रही है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं, अच्छा बेटा, तो जब बच्चा स्टोरीज पढ़ता है तो डेफिनेटली वो नए वर्ड सीखता है। क्यों बच्चे? नए वर्ड सीखता है कि नहीं सीखता? यस सर। डिफरेंट आइडियाज को अंडरस्टैंड करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। यस सर। ठीक है, और ये सब कुछ कहाँ से हो रहा होता है? बुक्स पढ़ने से हो रहा होता है। तो ये लो जी, ये आपका सपोर्टिंग आर्गुमेंट था कि व्हेन चिल्ड्रन रीड स्टोरीज दे लर्न, या क्या मसला है, दे लर्न न्यू वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट आइडियाज। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे कोई डिफरेंट बात तो नहीं हो रही ना? ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपने टॉपिक को छोड़ के पिज्जे की बात करना शुरू कर दी हो, या मैं कहने में शुरू कर दिया कि यार बच्चों को पिज्जा खाना पसंद है जी। मैंने ये भी नहीं कहा कि यार बुक्स में पिज्जे की तस्वीरें आती हैं तो बच्चे डेविएट हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं मैंने कहा। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि भाई एक हमने एक हायरार्की बनाई है कि सबसे पहली चीज ये है कि भाई रीडिंग बुक्स, यानी कि बच्चे जो किताबें पढ़ते हैं तो उससे नई चीजें सीखते हैं, और ये एक बहुत अच्छा जरिया है। उसके बाद हमने उसके लिए एक रीजन प्रोवाइड कर दिया। अब उस रीजन को फिर हमने सपोर्टिंग आर्गुमेंट में एक्सप्लेन किया है। हमने कोई नई बात नहीं की, ये देखो जरा, रीजन क्या था और हमारा सपोर्टिंग आर्गुमेंट क्या था। अब सपोर्टिंग आर्गुमेंट के बाद तीसरे नंबर पे क्या है जी? एविडेंस। अब आप कहेंगे सर एविडेंस क्या देंगे हम? बेटा देखिए, अभी फरूक बैठा है जी हमारे साथ, फरूक कह रहा था सर एक रिसर्च भी आई है इसके हवाले से। अभी फरूक कह रहा था सर इसके हवाले से एक रिसर्च भी आई है, तो वो कहां पे डालनी होती है? यहां पे एविडेंस में। ठीक है, एविडेंस में आप दो चीजें दे सकते हैं, एग्जाम्पल, और कौन सी एग्जाम्पल जी? ऐसी एग्जाम्पल जिसको वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल जिसको वेरीफाई किया जा सके। देखिए ना, जब आप एक स्टोरी पढ़ते हैं स्पेस के हवाले से, तो डेफिनेटली आप किसके बारे में सीखते हैं? स्टार्स के हवाले से सीखते हैं ना, प्लैनेट्स के हवाले से आप सीखते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल के बारे में आप सीखते हैं। आप जो डेप्थ है यूनिवर्स की, उसके उसके बारे में सीखते हैं। सीखते हैं कि नहीं सीखते जी? तो एविडेंस में हमने क्या चीजें ऐड करनी होती हैं? हाँ जी सर। एविडेंस में हमने क्या चीज ऐड करनी होती है बेटा? एविडेंस यानी कि रिसर्च। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि भाई रिसेंटली WHO की एक रिसर्च है, उसमें ये बताया गया कि जो बच्चे बुक्स पढ़ते हैं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली उन बच्चों से जो बुक्स नहीं पढ़ते। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, मैंने एविडेंस में हम क्या बात करते हैं? हम कोई रिसर्च बेस एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं, या कोई
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो किसी इदारे ने कोई रिसर्च की हो उसके ऊपर, वो हम प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल या एविडेंस हमारा अपना नहीं होता, ठीक है। इसीलिए आपने, इसीलिए यही मेन वजह है, इसीलिए आपने सुना होगा कि आपको रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, और उन रिपोर्ट्स में जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो समटाइम आपको मेमोराइज भी करने पड़ते हैं, ठीक है। और लास्ट पे जाके आपने क्या करना है, आपने अपने बॉडी पैराग्राफ को कंक्लूड कर देना है। कंक्लूजन में दो काम नहीं करने, यानी कि आपने मस्ट, शुड, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना कि हमें बच्चों को ये कर देना चाहिए, हमें बच्चों को ये लेके देना चाहिए, नहीं, ठीक है। कंक्लूजन में आपकी आपकी जो स्टेटमेंट होनी चाहिए बेटा, वो कंक्लूसिव होनी चाहिए, वो बात को समेटने की तरफ हो, ठीक है। जिस तरह यहां पे भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि हमने क्या किया है, हमने एक एडवर्ब कनेक्टर का इस्तेमाल किया, देयरफॉर, और उसके बाद हमने कहा रीडिंग बुक्स हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम स्मार्टर एंड मोर नॉलेजेबल। तो अब तो आप इसमें इस, कोई सजेशन नहीं दे सकते हम? नहीं बेटा, यही तो कहा है ना, इसीलिए तो मैंने कहा है कि शुड और मस्ट का इस्तेमाल नहीं करना इसमें, क्योंकि सजेशंस के लिए हमारे एस्से में, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि हम बॉडी पैराग्राफ सीख रहे हैं एस्से का, ठीक है। आप डेफिनेटली यहां बैठे हुए हैं तो आप ये तमाम चीजें जो आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, जो आप जितनी भी इंग्लिश के हवाले से चीजें करना चाहते हैं, वो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं कर रहे आप, आपका एक पर्पस है जिसके लिए आप यहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्पेस ऐसे में क्यों होती है, इसी वजह से होती है कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप 1 1.5 माह 2 माह में आप कर लेते हो, मैं समझता हूँ आप वर्सटाइल बन जाते हो इतनी देर में, लेकिन इंग्लिश में डेफिनेटली आपको कंसिस्टेंट रह के चलना पड़ता है, ठीक है, आपको डेली सर काम एक करना सवाल है, पड़ता एक्सक्यूज मी। है। यस 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 प्लीज। सर हमारा जो इसमें टॉपिक है रीडिंग बुक्स, इट्स अ जर्नल, जो है सो टॉपिक है, ओके। हाँ जी, और सारी हमारी रीजन आर्ग्यूमेंट्स सब कुछ जर्नल है, एंड एविडेंस में एक जो है वो आई थिंक ये कोहेरेंस नहीं है। एक तो यहाँ पे पास्ट पे जो है वो पास्ट सेंटेंस यूज हो रहा है, और दूसरा तो अली का जो है वो एग्जांपल यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल इफ समवन रीड्स अ स्टोरी अबाउट स्पेस ही लर्न्स अबाउट प्लैनेट्स एंड स्टार्स, तो ये बेहतर नहीं होगा? अच्छा, आप ना दो चीजों को मिला रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो चुका है, एविडेंस उस चीज का होता है जो चीज प्रूव हो चुकी हो। आपको ना, आपको सेंस नहीं है अभी के टेंस को यूज कैसे ओके किया ओके जाता सर, है, आई अंडरस्टूड, आई गॉट इट, ठीक यस है। यस आई गॉट इट। आपको अभी आइडिया नहीं है क्योंकि आपने अभी तक टेंसेस को पढ़ा है ता है, ती है, ते है की अप्रोच से, अभी आपने एडवांस ग्रामर नहीं पढ़ी हुई, तो इसलिए हमें लगता है यस सर, कि यार इसको, एग्जैक्टली। ठीक है। ओके। अच्छा खैर, अच्छा जी, अभी ये मैंने ना अभी आपको बड़ी सिंपल लेवल से बता रहा हूँ चीजों को, अभी हम, अच्छा मुझे पहले ये बताएं, अगर आपको इस चीज की समझ आ गई है तो फिर हम एक प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से बताओ, शाबाश। इसकी समझ आई सबको? यस यस सर। यस सर। ओके ओके जी ओके जी, सर। ओके जी। चलो जी, एक और हम फर्दर आगे बढ़ रहे हैं जी। टॉपिक क्या है नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ का? टॉपिक क्या है जी नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ का? प्लास्टिक, प्लास्टिक पोल्यूशन जी, यस। अच्छा, अब जरा प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर हम एक बॉडी पैराग्राफ डेवलप करना चाह रहे हैं, तो भाई फिर इसका मतलब ये है कि हमें एक टॉपिक सेंटेंस बनाना है, वही एक रीजन प्रोवाइड करना है, एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट देना है, ठीक है, और एग्जाम्पल लेके आनी है, कोई एविडेंस देना है, और अपनी बात को कंक्लूड कर देना है। तो चलो जी, जरा टॉपिक सेंटेंस बनाओ कि क्या बनेगा टॉपिक सेंटेंस पे। हाँ जी, यस बनाओ। पहले ये बताओ, प्लास्टिक पोल्यूशन कोई अच्छी चीज है? नो सर। बुरी चीज है ना, तो एक सर हम प्रॉब्लम है ये कर सकते हैं, प्लास्टिक एक, पोल्यूशन। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, कोशिश करो ना, सारे कोशिश करोगे तो फिर फायदा होगा आपको इसका। यस सर, प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो एक तो हेल्थ के लिए भी, इंसान की हेल्थ के लिए भी खराब है, और बाकी जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ के लिए भी खराब है। मतलब ये सादा हम लफ्जों, जो है वो अपने टॉपिक हाँ सेंटेंस जी, में अरेंज कर Plastic यस लिख यस, pollution सकते threatens marine life.
यस देखिए, ओके गुड। अच्छा देखिए, आप सब ने एक अच्छी वे में, मतलब ये है कि मैंने इसको ये समझा कि ये एक प्रॉब्लम है और एक सीरियस प्रॉब्लम है, सही है जी? ठीक है। जी सर। यस चलो सर। जी, हम क्लेम इसके बारे में आपको दिखा देते हैं कि हमने क्लेम क्या किया है, उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा इसको फर्दर करना चाहिए। प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी सिटीज। ओके जी, ये आपका टॉपिक था और ये हमारा क्लेम है दिस वन। ये क्लेम है और शुरू में आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दें। ठीक है, प्लास्टिक प्रॉब्लम इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी सिटीज। अब आपने इस बात को प्रूव करना है कि किस तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी सिटीज। Sir, it can cause health and environmental अब problems. हाँ जी, यस, वेरी गुड। कि इट कॉजेस, इट कैन कॉज नहीं, कैन का मतलब है हो सकती है, इट कॉजेस बन रही है भाई। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा क्योंकि अभी भी ये चलती जा रही है बात। अच्छा, Yes, sir. अच्छा ठीक है जी, एक बच्चे ने अच्छा बनाया, और जी कोई कोशिश करो, शाबाश, जल्दी से जी। और जरूरी इंग्लिश में बनाओ, जरूरी नहीं है, उर्दू में भी बता दोगे तो मुझे बस आपको ये समझाना है कि एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब भी कोई भी आपको कहे यार इस टॉपिक के ऊपर बॉडी पैराग्राफ बनाना है, तो आपको फौरन से आपका आपकी जो इंटरसेप्ट जो जो आपके नोट्स हैं वो एक्टिव हो जाएं और फौरन से आपको पता चले कि यार इसका एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से आपको लेके चलें। चलो जी, शाबाश, बनाओ इसका रीजन। Because सर it सर causes severe health problem for animal, plants, and humans. यस, वेरी गुड, इस बच्चे ने भी अच्छा बनाया है। और जी, उर्दू में बना दो यार, कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं इंग्लिश में, उर्दू में। हेजिटेट नहीं हो लेकिन पार्टिसिपेट करो। Sir, because it it is creates harmful for humans and as well animals. यस, अच्छा, अब देखिए जो बातें हम, because it creates land pollution. यस गुड, सबने अच्छा बताया जी, अपॉल्स। अब देखें जरा, ये रहा जी आपका रीजन। दिस इज बिकॉज प्लास्टिक वॉर्म वेस्ट हार्म्स द इन्वायरमेंट एंड लिविंग क्रिएचर्स। वही जो आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे प्लांट्स, तो प्लांट्स लिविंग क्रिएचर ही है ना, तो मैंने इसको थोड़ा अच्छा वर्ड दे दिया, लिविंग क्रिएचर में सिर्फ प्लांट्स नहीं आ जाएंगे, डेफिनेटली हम भी हैं, फिर एक्वेटिक लाइफ भी है, फिर डेफिनेटली जो जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है तमाम। और एक रिसर्च ने बताया कि भाई हम डेली जो है जो, क्योंकि हम तो प्लास्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो डेली हम जो प्लास्टिक को ना सिर्फ हम इनहेल करते हैं बल्कि पानी के थ्रू भी पीते हैं। ठीक है, और मैं एक जगह पढ़ रहा था अभी रिसेंटली, डॉन की रिपोर्ट थी, डॉन पे वो उन्होंने मेंशन किया था कि तकरीबन हमारी बॉडी के अंदर कोई 1.5 kg तक, यानी कि 1.5 kg तक आपको माइक्रोप्लास्टिक मिल जाएगी। जी ठीक सर, है, ऐसे ही ठीक है, कैंसर के कॉज भी यही बन गए। हाँ जी, यस यस यस, एक मेजर कॉज है। तो इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक पोल्यूशन, हमने कहा कि बहुत सारी सिटीज के लिए प्रॉब्लम है। और क्यों जी? क्योंकि ये इन्वायरमेंट को हार्म करती है और लिविंग क्रिएचर को हार्म करती है। अब दो काम आपने कर दिए, अब आपने इसी रीजन को थोड़ा सा इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है इसी रीजन को। करो जी, सोचो जरा अपने दिमाग से कि आखिर इसमें क्या ऐड करोगे। नेचुरली सोचो ना In अभी। environment and अच्छा, मैं आपको एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, अभी रिसेंटली प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया गया, लगाया गया कि नहीं लगाया गया? जो प्लास्टिक बैग्स, जी सर। क्यों लगाया गया प्लास्टिक बैग्स के ऊपर? तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं इस वजह से। यस, अच्छा, एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा ये है कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी भी आप जो डीएचए और मॉडल टाउन वाले एरिया से निकल के, अगर आप लाहौर के जो इचरा जैसे एरियाज हैं, या इसके अलावा जो इस तरह से पॉपुलस एरियाज हैं, वहां पे जाके आप देखेंगे तो आपको ये चीजें बड़ी प्रेवलेंट वहां पे नजर आ जाएंगी। और जब बारिश होती है, ये जो पानी की ड्रेनेज है ना, ये वहां पे एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक चीज क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्लड। ठीक है, अर्बन फ्लड।
पहला एक एक मैंने आपको रीजन बताई है, ठीक है। अब इसके डेफिनेटली बहुत सारे रीजन है, ये मैंने इसलिए आपको बताया है ताकि आप थोड़ा सा सोच सके। अब बताओ जी, शाबाश। कि हमने यही कहा ना, इन्वायरमेंट को डैमेज करती है, तो जब अर्बन फ्लड होगा तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट डैमेज होगा ना, क्रिएचर्स भी डैमेज होगी। और बताओ जी कुछ चीज, शाबाश। सर हैजर्डस केमिकल्स और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स वगैरह भी। पेस्टिसाइड्स किधर आ गया आपके? जी, पेस्टिसाइड्स किधर आ गए? हैजर्डस केमिकल्स वगैरह। अच्छा जी, कोई और बच्चा जी, कोई और When बच्चा? living creatures come in contact with plastic, Because plastic waste is non-biodegradable and अच्छा, अब जरा थोड़ा समझ लो, मैं बता देता हूँ। देखो सर आपके, ये प्लास्टिक आपने कभी जाके रावी पे देखा है? रावी पे, लाहौर के रावी में देखा कभी आपने? वहां यूं अंबार लगे हुए हैं इसी प्लास्टिक के। तो सादा लफ्जों में जी, ये आपके रिवर्स को पोल्यूट करती ओके सर सर करती है ना? सर हम सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट में हाँ हाँ, Sir, बोलिए। ये भी कर because सकते हैं कि ये ये तो एक तो water हमारी pollution हेल्थ। और soil pollution cause करती है, ये ठीक है, वेरी गुड। plant ओके productivity सर, एक तो हमारे decrease। यस गुलाम, ग्रीन वन बाय वन जी, वन बाय ये वन। सर एक तो हमारे सर हेल्थ को डैमेज करती है, और दूसरे जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है लाइक अर्बन फ्लड्स। ये हम लिख सकते हैं सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अच्छा जी, मैं बता देता हूँ बेटा। देखो, एक तो डेफिनेटली मैंने अभी आपको एक रीजन बताई, यानी कि सपोर्टिंग आर्गुमेंट में हम बताएंगे कि यार एक तो ये अर्बन फ्लडिंग करती है, और वो किस वजह से, क्योंकि ये ड्रेनेज ब्लॉक कर देता है। दूसरा, ये रिवर्स को पोल्यूट करती है। क्यों जी, करती है कि नहीं करती रिवर्स को पोल्यूट? सर करती है। ठीक है, यस सर। फिर सिर्फ ये Yes, रिवर्स sir. को ही नहीं पोल्यूट करती, जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं वो डेफिनेटली डस्ट के साथ मिलके आपकी, हम वी आर लिविंग इन द सी ऑफ एयर। ठीक है, हम अगर आप में से किसी ने फिजिक्स पढ़ी है तो बेटा, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है ना, आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि हम सी में रह रहे हैं, और वो सी है एयर का। ठीक है, पानी का नहीं है, एयर का है। तो अब उसी में जब माइक्रो प्लास्टिक्स ऐड हो जाएंगे तो आपकी जो एयर है वो पोल्यूट होगी कि नहीं होगी? पोल्यूट हो जाएंगे। फिर आपको बहुत सारे, सही सर, फिर वाटर लिविंग पोल्यूशन क्रिएचर्स, शुरू हो जाएगा। यस, लिविंग क्रिएचर्स को बहुत सारे मसाइल होंगे। ठीक है, तो अब हमने बिल्कुल डेफिनेटली, सर। हमारे पास टाइम थोड़ा होता है तो हम ये सारी बातें लिख तो नहीं सकते। हम फिर एक कंक्लूसिव सा सेंटेंस बना देते हैं। देखें जरा कि प्लास्टिक बैग and bottles often block trains, pollute rivers, and take many years to decompose. ये वो सारी बातें हैं जो आपने की थी। क्यों जी, सब आप सबने यही बातें की थी ना? Sir, हाँ जी बेटा। सर ये ग्रीन हाउस को भी इफेक्ट करती है, गैस को, ग्रीन हाउस गैस को, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल से बनी होती है प्लास्टिक। ओके, अच्छा, आगे। अच्छा जी, स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट तक समझ आ गया आपको? स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट जी तक सर। क्लियर है? सबको क्लियर है? जी सर। ओके, सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, करो। सर जैसे ये आपने अब लिखा यहाँ पे स्पोर्टिंग आर्गुमेंट, इस तरह हमारे माइंड में ये सारी बातें आ रही होती हैं, बट हम उन्हें एक ऑर्डर नहीं दे पाते, मतलब आप एक उसको एक तरतीब नहीं दे पाते। एक ऑर्गेनाइज सेंटेंस नहीं दे पाते, ये कहना चाह रही हूँ? जी सर। तो बेटा, दो सेंटेंस में लिख दो, शॉर्ट शॉर्ट करके लिख दो। हाँ जी, नो इशू। स्टार्ट में अगर आप जी शॉर्ट करके भी लिख देंगे तो नो इशू। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब वैसे सर डेफिनेटली, सपोर्टिंग हाँ हाँ, आर्गुमेंट हम दो दे सकते हैं, हाँ जी, हाँ दो जी, हाँ, सेंटेंस। हाँ जी, दे सकते हैं, दे सकते हैं। ये तो भी सिखा रहा हूँ ना, आगे जाके भी और चीजें बताऊंगा। अच्छा जी, इसी तरह से ये देखो यार, ये हमने बता दिया कि भाई, फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन मैनी सिटीज, ड्रेन्स बिकम ब्लॉक विद प्लास्टिक बैग्स विच कॉजेज फ्लडिंग इन स्ट्रीट्स एंड होम्स। ये तो हमने आंखों से देखा हुआ है जी, ये सारी चीज। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको रिसर्च बताई कि 1.5 kg तक हमारी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। ठीक है, और फाइनली हमने अपने बॉडी पैराग्राफ को क्या किया है जी, कंक्लूड किया। और कंक्लूड करने का मैं आपको अगेन यही बात बताऊंगा कि आपने मस्ट शुड का इस्तेमाल नहीं करना, सजेस्ट नहीं करना जी। ठीक है, ये देखो, सिंपल, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड कीप सिटीज क्लीन। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एड्रेसिंग दिस इशू इज
नेसेसिटी फॉर प्रॉस्परस फ्यूचर। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब देखो जरा, यहां तक समझ आ गई है जी प्लास्टिक हाँ पोल्यूशन जी की। सर। अच्छा, अब वहां पे मैंने एक क्लेम किया था वहां पे मैंने क्या क्लेम किया था, दोबारा से देख ली। हमारा टॉपिक सेंटेंस का क्लेम क्या था बेटा? प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी सिटीज, ऐसा ही है ना? यही क्लेम किया था हमने। अब नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, जी लेकिन सर। यहाँ पे क्लेम चेंज कर दिया मैंने। अब जरा इसका क्लेम पढ़ो, क्लेम क्या है? ये आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया। हमने कहा वन इफेक्टिव सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन is reducing the use of single use plastic. इफेक्टिव सोल्यूशन, ये देखिए ना, यहां पे क्लेम बदल दिया हमने। हमने कहा जैसे आपकी बॉडी पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो डेफिनेटली कहीं पे आप कॉज लिख रहे होते हैं, कहीं पे आप इंपैक्ट्स लिख रहे होते हैं, और कहीं पे आप सोल्यूशन लिख रहे होते हैं। तो ऐसे ही यहां पे हमने अब इसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। जी, पढ़ो जरा इसको गौर से। अब क्या जो पीछे आप आर्ग्यूमेंट देके आए हो, वो सेम आर्ग्यूमेंट यहां पे भी यूटिलाइज हो जाएंगे? शाबाश, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सर यहाँ से समझ नहीं आई। नो सर, आई थिंक नो, क्योंकि वहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि जो है वो टॉपिक, हमारा क्लेम ये था कि पॉल्यूशन जो है वो, प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो खराब है माहौल के लिए, लिविंग क्रिएचर्स के लिए। यहाँ पे हमारा क्लेम ये है कि हम जो है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। यस। हमारा अच्छा फोकस सोल्यूशन पे होगा। इसमें अच्छा, इफेक्टिव सोल्यूशन का कहा गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं। सिंगल प्लास्टिक यूज से मतलब पता क्या है? सिंगल प्लास्टिक यूज का मतलब है प्लास्टिक बैग्स जो आप यूज करते हो, शॉपर नहीं लेके चलते। प्लास्टिक के स्ट्रॉज नहीं जी यूज सर। करते। हाँ जी डिस्पोज सर। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप्स नहीं यूज करते। प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स नहीं यूज करते आप। तो इसकी बात हो रही है, इसको सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं। और इसको रिड्यूस करने की बात हो रही है कि अगर हम इसको रिड्यूस कर लेंगे तो प्लास्टिक पोल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने जस्ट एक मिसाल के तौर पे ये आपको दिखाया है। अभी आप कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैंने डेफिनेटली हमारी जो ये वाली क्लास है ना बॉडी पैराग्राफ की, इसको मैंने 2 से 3 क्लासेस रखी हैं इसके हवाले से, क्योंकि मुझे पता है कि स्टार्ट में ये चीजें कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ यहाँ तक ऊपर समझ आ गया था ना सबको? जी सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। यस सर। ओके, गुड है। अब जरा जी एक टॉपिक और करते हैं। देखो जी, टॉपिक क्या है हमारे पास? लुक एट दिस, पॉवर्टी एंड क्राइम। ठीक है, तो हमने क्लेम क्या किया कि भाई पॉवर्टी इज अ मेजर कॉज ऑफ क्राइम इन मैनी सोसाइटीज। और यार सिंपल सी बात है ना, गुर्बत की वजह से लोग क्राइम करते हैं कि नहीं यस सर। करते? और यही क्लेम किया है हमने। अब चलो मुझे रीजन दो जल्दी से, जल्दी से जी, जल्दी से, शाबाश, रीजन दो। सर जब गुर्बत बढ़ती है तो जो है नॉर्मल भी, जो अच्छा भी इंसान हो तो उसके दिल में भी चोरी करने की जो है वो आती है। यस, बिल्कुल सही। बस मैं इसको, अच्छा यही सेम बात है, मैंने जस्ट इसको वर्ड्स दिए हुए हैं। और कोई बताओ जी, शाबाश, और बताओ। When सर there जब is rain, उनको रिसोर्सेज वगैरह नहीं मिलते हैं तो फिर वो रॉबरी की तरफ, इस तरफ साइड पे जाते हैं। यस, और जी। सर अब्यूज जो है, मैरिज अब्यूज भी बढ़ता है, अच्छा, अब देखो जरा, मेंटल ट्रॉमा। अब देखो जरा, सादा सी बात। जब किसी पर्सन की बेसिक नेसेसिटीज नहीं मीट करती, ठीक है, तो वो इलीगल एक्टिविटीज की तरफ चला जाता है। तो क्राइम इलीगल एक्टिविटी है ना? जी सर। ठीक है, तो हम यही बात करें कि जब किसी पर्सन की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जब वो नहीं पूरी होती तो भाई वो फिर इलीगल एक्टिविटीज करता है। ये देखो जरा, हमने अपने रीजन में यही बात बताई हुई है कि दिस इज This is बिकॉज because people living in poverty often struggle to meet their basic needs, which may push them towards illegal activities. ठीक है, अब जरा इसके लिए सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स लेके आओ।
स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स लेके आओ जी। इसी चीज को इलेबोरेट करना है, थोड़ा सा सोचो, इसी चीज को आपने इलेबोरेट करना है, शाबाश। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूं। बेसिक नेसेसिटीज मैंने यहां पे वर्ड यूज किया है, ठीक है, जिसको आप बेसिक नीड्स आप देख रहे हैं। तो बेसिक नीड्स में क्या चीजें आती हैं, क्यों आयशा यासीन? खाना वगैरह और कपड़े वगैरह एजुकेशन, और एजुकेशन, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ। एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ पैसे का लालच भी आता है बेसिक नीड्स के अलावा भी। ठीक है, यही सारी चीजें हैं ना। फिर हेल्थ के हवाले से ये बेसिक नेसेसिटीज है। और जब किसी पर्सन की ये नहीं पूरी होती, एक सेकंड जी जरा, मुझे कॉल आ रही है, मुझे कॉल से। यस बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रीजन दिया। अब यही देखे ना। अच्छा एक बात और जेल में रख लें कि हम कोई नई बात नहीं करते सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स में, उसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम देखो जरा, लुक एट दिस वे, हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही बेसिक। हमने कहा व्हेन फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड फूड, ये बेसिक नेसेसिटी है कि नहीं? शेल्टर बेसिक नेसेसिटी है कि नहीं? एजुकेशन बेसिक नेसेसिटी है कि नहीं? इंडिविजुअल्स Yes, बेसिक sir. नेसेसिटी है कि नहीं? ठीक है, Yes. स्पेशली यंग पीपल may steal, sell drugs, or join gangs to survive. The lack of opportunities and social support increases the temptation to commit crimes. कि जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है और सोशल सपोर्ट, इसकी वजह से क्या होता है? आप में से किसी ने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है या किसी ने सब्जेक्ट रखा है क्रिमिनोलॉजी वाला? ये सर सब्जेक्ट रखा है लेकिन पढ़ी नहीं है अभी तक। अच्छा, उसमें एक थ्योरी है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन वो यही कहती है, मुझे उनका नाम बोल रहा है, जिनकी आई थिंक हॉवर्ड बैकर्ड है, इस तरह से उनका नाम है, कंफर्म कर लीजिएगा, आई थिंक यही होगा। अच्छा, तो वो यही कहते हैं कि बेसिकली जब एक दो एरियाज हैं, एक अमीर है एक गरीब है, तो आप देखेंगे उस एरिया में क्राइम ज्यादा होगा जहां पे पॉवर्टी ज्यादा है। ठीक है, जहां पे पॉवर्टी ज्यादा है वहां पे क्राइम भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली हम भी यहाँ पे कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं कि जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ पे पॉवर्टी है, ठीक है, पॉवर्टी एक मेजर रीजन है किसका जी? क्राइम का। ओके, तो द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल सपोर्ट इंक्रीजिंग द टेम्पटेशन टू कमिट क्राइम्स। अच्छा, अब जब आपने ये प्रोवाइड कर दिया तो उसके बाद आपने एविडेंस प्रोवाइड करना है। अब एविडेंस, अभी मैंने एक आपको थ्योरी बताई है, अगर आप वो थ्योरी प्रोवाइड करना चाहें एज अ एविडेंस तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी की कोई एक थ्योरी नहीं है, इसके अलावा जो सोशल एसोसिएशन थ्योरी है, फिर अनोमी थ्योरी है, ठीक है, ये जितनी भी सोशल परसेप्शंस की थ्योरीज हैं क्रिमिनोलॉजी में, वो सारी की सारी आप यहाँ पे एज ए एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उनमें से कोई एक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, नो इशू। क्योंकि पॉवर्टी की वजह से क्या होता है कि हम मुआशरे से कट जाते हैं। ठीक है, ओके, तो जिस तरह यहां पे भी हमने एक एग्जांपल प्रोवाइड की हुई है कि भाई इन सम सिटीज एरिया विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रेट्स आल्सो रिपोर्ट हाई इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट। और ये मैं नहीं कहता, ये पंजाब की हर हर साल रिपोर्ट आती है, हर 6 माह बाद पंजाब पुलिस की, वो यही कहती है कि जहां पे पॉवर्टी ज्यादा है वहां पे क्राइम ज्यादा है। आप कच्चे के इलाके में चले जाएं, वहां पे ज्यादा होगा। अब ये जो स्लम्स लगा के बैठे हुए हैं, ये सारे इनका इनका कहाँ पे क्या काम क्या है? यही छोटे मोटे क्राइम करना। ठीक है, और लास्ट पे जाके आपने अपने पैराग्राफ को क्या कर देना है जी? कंक्लूड कर देना।
ठीक है, जिस तरह यहाँ पे पॉवर्टी क्रिएट्स कंडीशंस दैट इनकर्ज क्रिमिनल बिहेवियर, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, एंड आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग पॉवर्टी इज नेसेसरी, ठीक है, फॉर स्टॉपिंग क्राइम। जी, समझ आई है कि नहीं आई जी? बॉडी पैराग्राफ की समझ आई है कि नहीं आई, ये बताओ पहले। जी सर, बहुत आइए सर। अच्छी तरह समझ आ गई है। माशाल्लाह, काफी अच्छी क्लास हुई है आज। अच्छा जी, सबको समझ आई है जी? अब अगर एक बॉडी पैराग्राफ दूं जी तो लिख सर। लो, अब अगर एक बॉडी पैराग्राफ दूं तो लिख लोगे? बस सर सर। अच्छा, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, जी अच्छा सर। अच्छा सर मेरा अच्छा, एक क्वेश्चन है। यस एवन करो बेटे। सर हमारे ये टॉपिक सेंटेंस में हम उस टॉपिक के हवाले से एक क्लेम लिखते हैं ना, हम्म। और कंक्लूजन में क्या उसी टॉपिक सेंटेंस को ही हमने रिफ्रेश करके लिखना होता है या हाँ नहीं, जी, जो हाँ हमने जी, पैराग्राफ यस में यस बात की है यस उसको यस, कंक्लूड करके? नहीं 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 बेटा, वही उसी को रिफ्रेश कर दोगे तो फिर भी ओके है। यस, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। अच्छा अच्छा, अब ये देखो जरा। सर ये आपने जो प्लास्टिक, हम्म, यस सॉरी सर, यस, मैं सुन रहा हूँ, सर ये बोलो बोलो। प्लास्टिक पोल्यूशन पे आपने जो ये सेकंड आपने एग्जांपल दी थी, उसमें आपने टॉपिक सेंटेंस मेंशन किया था कि प्लास्टिक पोल्यूशन इज सीरियस प्रॉब्लम इन मेनी सिटीज, और फिर इसको आपने कंक्लूड इस तरह से किया था कि रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज इट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कीप द सिटीज क्लीन। हाँ तो जी, ये थोड़े से सर वो क्लेम से हट कर बात आ रही थी वहां पे, नहीं नहीं इसलिए बेटा, मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा नहीं था। नहीं नहीं, हाउ 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 हाउ, ये कैसे क्लेम सेट की बात है भाई? ये रहा, देखो जरा, क्या इसमें क्लेम सेट किया? रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कीप सिटीज क्लीन, और यही हमने कहा था, ये देखो जरा, हमने यही कहा था कि बहुत सारी सिटीज के लिए प्रॉब्लम है भाई, प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी सिटीज। तो जब इसका मतलब ये है कि ओके प्लास्टिक की सर। वजह से आपकी सिटीज खराब हो रही हैं, तो हम उनसे क्लीन कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, अब ये देखो जरा, अब ये जो मैंने आपको पीछे क्लास के स्टार्ट में एक चीज दिखाई थी, उसको जरा एक क्विकली आपने पढ़ना है, ये पहले वाला पैराग्राफ पढ़ो शाबाश, और उसमें देखो कि क्या इसमें आपके टॉपिक से डाइवर्जन तो नहीं हो रही। ये देखो, रेगुलर एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ठीक है, इट हेल्प्स पीपल कीप देयर बॉडीज फिट एंड स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग इंप्रूव हार्ट हेल्थ एंड इंक्रीज एनर्जी लेवल्स। अब आप देखेंगे ना, इसमें जितना मर्जी पढ़ लें, ये सारा का सारा आपके इस टॉपिक सेंटेंस के गिर्द घूम रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप नीचे आते हैं ना, ये वाले में, ये ना आगे जाके ये डेविएट हो जाता है। जैसा कि ये देखो, जब हम ये कहना शुरू हो गए कि मैनी पीपल लाइक टू एक्सरसाइज इन मॉर्निंग बिकॉज द वेदर इज फ्रेश, ये डेविएट नहीं हो गया आप? इसी तरह से माई फेवरेट फूड इज पिज्जा बिकॉज इट टेस्ट डिलीशियस एंड हैज मेनी टॉपिंग, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आल्सो हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव हेल्थ। तो ये टॉपिक से डाइवर्जन है ना, इसमें ना यूनिटी है और ना ही कोहेरेंस बाकी रही, ठीक है। तो इसलिए आपने अपने टॉपिक के साथ रहना है, ओके, और उसके लिए आप क्या फॉलो करेंगे? आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे भाई, ये जो स्टार्ट में बताया था, ये वाला, जिसमें टॉपिक सेंटेंस है, रीजन है, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स है, एविडेंस है और कंक्लूजन। जी, ओके, समझ आइए कुछ? सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, उम्मीद करो। सर, ये जो क्रंच पैराग्राफ है वो भी इसी तरह लिखना है, इस नहीं नहीं स्ट्रक्चर के नहीं नहीं मुताबिक? नहीं नहीं, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, फ्रेंच जी पैराग्राफ सर। हैज नो स्ट्रक्चर। मतलब वो जिस तरह भी लिखा, लेकिन हाँ जी, वो वो जो मेन चीज टेक्निक्स हैं वो कुछ, बयान कर। हाँ हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं एक दो, अदरवाइज उसका कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं। यस, ठीक है। हाँ जी, सर एक बार ना इंट्रोडक्शन जो है दोबारा से आपने करवा दीजिएगा, क्योंकि काफी बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की थी अच्छा मैं सेकंड बैच में। आगे जाके करवा करवा लूँ। अच्छा, अब जरा देखो जरा बच्चों, जो आपने असाइनमेंट लिख के लेके आनी है, नोट करो अपने पास। लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, proves that women
empowerment is a myth in पाकिस्तान। अच्छा, एक एक ये वाला है और एक है ये वाला, पॉवर्टी ब्रीड्स करप्शन। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से जी, जो बच्चे हैं ना ग्रामर वाले, वो ये टॉपिक नंबर 2 करेंगे, और जो बच्चे हैं ऐसे वाले वो टॉपिक नंबर 1 करें। सर जो दोनों क्लासेस ले रहे हैं वो? बेटा दोनों कर लो, इट्स ऑल अप टू यू। ओके। सर एक और भी एक कंफ्यूजन हो रही थी, अभी कल जो आपने करवाई थी आउटलाइन वगैरह करवा रहे थे आप ना, तो उसको कैसे इसमें करना है असेंबल? अच्छा, मुझे अभी बता दूंगा ना आगे जाके, ये तो करके लाओ ना, सब्र ओके, कर अभी लियो ये एक। इसमें हाँ जी, हाँ जी, एक दिन नहीं में नहीं सब सर, कुछ। वो एक्चुअली हम कर रहे थे ना, तो इस वजह से फिर मैं कंफ्यूज हो गई ओके थी ओके थोड़ी। ओके ओके, नो इशू। अच्छा जी, लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ये बेटा इसको देखो, ये जो है ना लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रूव्स दैट वुमेन एम्पावरमेंट, इसको हम थोड़ा सा ये लो और आसान कर देता हूँ। लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिकल अरेना, इन पॉलिटिक्स सही है सर जी। ये लो, Politics, ठीक है। इन द पॉलिटिकल अरेना प्रूव्स दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज अ मिथ इन पाकिस्तान। और नीचे वाला पॉवर्टी ब्रीड्स करप्शन, ठीक है, कि पॉवर्टी एक मेजर कॉज है करप्शन की, और यही आर्गुमेंट यूटिलाइज होंगे क्योंकि करप्शन भी एक क्राइम है। जब कोई पर्सन, कोई भी ऑफिशियल, ठीक है, जब उसकी बेसिक नेसेसिटीज नहीं मीट होगी, तो फिर वो क्या करेगा, इलीगल एक्टिविटी करेगा। ठीक है, देखो जी ना, सर। वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा। जी सर। ठीक है, वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा, वो अपने घर वालों को न्यूट्रिशियस खाना नहीं दे पा रहा। ठीक है, और दफ्तर में उसको साहब जी कह के बुलाते हैं, तो फिर उसको तो प्रॉब्लम होगी ना, कि नहीं होगी? जी सर। तो इसलिए भाई फिर वो करप्शन ही करेगा। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक ये अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं ली है, तो ये हमारा नंबर है मैडम का। ठीक है, और मैं दोबारा से जी इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आपके बेसिक्स नहीं डेवलप हैं, तो और आप पीएमएस देना चाह रहे हैं, ये जो अभी होपफुली अप्रैल के एंड पे आ जाएगा या मई के स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपकी डबल क्लास होगी, जिसमें हमारी डेफिनेटली ऐसे की क्लास भी चलती रहेगी अच्छा साथ सर, साथ। कल क्लास होगी या मंडे को होगी ये? अच्छा नहीं, कल है सैटरडे है। अच्छा, कल मैंने ना सफ़र करना है, अगर मैं ट्रैवल पे नहीं गया तो कल क्लास करूंगा, और अगर ट्रैवल पे मैं गया तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है सर सर। असाइनमेंट्स आपने चेक नहीं की? बेटा कल वाली क्लास में, नेक्स्ट ये संडे को हम इवेलुएशन करेंगे जी, जो आपकी असाइनमेंट आएगी। सही। यस, ओके है जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।